डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मुद्रा एवं वृद्धि विश्लेषण, जिसके अंतर्गत जेम्स टोबिन के मॉडल का अध्ययन कराया, लेकिन उसमें मैंने आपको जो अध्ययन कराया है उसके अंतर्गत टोबिन के मॉडल का आरंभिक बिंदु बताया। समाज बचत करने की इच्छा क्यों करे जब विनियोग से प्राप्त प्रतिफल की दरें काफ़ी अनाकर्षक हों, यह प्रश्न लगाया और इस प्रश्न का आपने उत्तर जानने की कोशिश की है और प्रश्न का उत्तर जाना भी है। दूसरा, मैंने फिर आपको अध्ययन कराया कि मॉडल में मौद्रिक परिसंपत्तियों की प्रस्तावना, उसका अध्ययन है और इसके अंतर्गत फिर मैंने आपको दो परिसंपत्तियों स्वायत्त व्यवहार का सरलतम रूप का अध्ययन कराया है, जिसमें मैंने आपके समक्ष यह चित्र बनाया। इस चित्र का आपने अध्ययन किया और इसमें यह केवल तभी हो सकेगा यदि सरकार नई मुद्रा उपलब्ध कराए जिससे S1 यानी S3 के मध्यांतर द्वारा प्रदर्शित बचतों का अवशोषण हो जाए। लेकिन इस दशा को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास केवल यही तरीका है कि वह नई मुद्रा का निर्गमन यानी नए नोटों को छापे और उससे घाटे के वित्त प्रबंधन को या वित्त प्रबंधन की दशा चलने दे। यह घाटा उचित आकार का होना चाहिए, तभी आप नए नोटों का निर्गमन कर सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में नए नोटों का निर्गमन करेंगे तो मुद्रा प्रसार हो जाएगा। अब देखिए, इसे भी हम रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करें। मेरे साथ ही आप रेखा चित्र का निर्माण करें। YH DH S S1 N
डी एच के एच 1 माइनस जी S1 O बिंदु x y और इसे देखिए डिस्पोजिबल इनकम पर यूनिट कैपिटल। और इधर देखें सेविंग यानी सेविंग पर यूनिट ऑफ कैपिटल। अब देखिए रेखा चित्र में, ये जो मैंने रेखा चित्र का निर्माण किया है, इसके अंतर्गत रेखा चित्र में हमने बाई अक्ष पर बचतों को दिखाया है, यानी बाई अक्ष पर बचतें, तो एक्स अक्ष पर आय और उत्पादन है। अब देखिए रेखा चित्र में बचतों को वाई अक्ष में तथा उत्पादन एवं आय को एक्स अक्ष पर मापा गया है। दोनों का मापन पूंजी स्टॉक के अनुपात में किया गया है। पूंजी की प्रति इकाई पर प्राप्त उत्पादन, अब देखिए पूंजी की प्रति इकाई पर जो प्राप्त उत्पादन है वह क्या है, y और h है। क्या है, YH, जिसकी तत्संबंधित चाही जाने वाली साम्य पूंजी गहनता KH, कौन सा, KH है। और इस KH पे क्या है, वस्तु एवं सेवाओं के सरकारी क्रय को कुल उत्पाद के एक भाग किसके, G, एक भाग G के द्वारा सूचित किया गया है। अतः YH ब्रैकेट में 1 माइनस G निजी प्रयोग हेतु उपलब्ध उत्पादन है। साथ ही यदि बजट संतुलित है तब यह जनसंख्या को उपलब्ध आय है। आय के एक भाग से संबंधित बचत के फलन को S1 के द्वारा दिखाया गया है तथा SH, S', अब देखिए SH क्या है, SH निजी बचतों की मात्रा है तथा इस मान्यता के अनुरूप यद्यपि यदि विनियोग अधिक होता है तो ऐसी दशा में GW, क्या, GW यानी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ GN
नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ यानी एक प्राकृतिक दर और एक आवश्यक दर। GW क्या है? आवश्यक दर है, और GN क्या है? प्राकृतिक दर है। कौन कौन सी? GW और GN, ये दोनों एक प्राकृतिक और एक आवश्यक दर हैं। से अधिक होने का कारण बनेगा, अर्थात क्या होगा? देखिए GW ग्रेटर देन GN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? GN। माना, अब देखिए यहाँ N क्या है? नेचुरल। तो देखिए माना N वृद्धि की प्राकृतिक दर यानी GN क्या होगा? GN है। अतः यह पूंजी स्टॉक के सापेक्ष विनियोग की सही मात्रा है। पूंजी की प्रति इकाई पर DH प्रति इकाई पर DH क्या होगा? DH का घाटा बनाए रखने के लिए इसे संभव किया जा सकता है। इससे उपभोग हेतु उपलब्ध आय में क्या हो जाएगा? XH माइनस 1 माइनस G प्लस DH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DH। अब देखिए की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होगी? XH 1 माइनस G प्लस DH की वृद्धि होती है इसमें, तथा कुल बचतें S के बराबर बढ़ जाती हैं, लेकिन इसमें DH सरकारी ऋण का अधिग्रहण है, जो N मात्रा को नए निश्चित या वास्तविक विनियोग हेतु रखता है। अब देखिए इससे क्या होगा? टोबिन ने दो समीकरणों का निर्माण किया, तो इस स्पष्टीकरण से टोबिन ने जो दो समीकरण बनाए हैं वो कौन कौन से समीकरण हैं? तो देखिए नंबर 1 जो समीकरण है वह है S इजिकल टू S ब्रैकेट में क्या है? देखिए ब्रैकेट में y ब्रैकेट में 1 माइनस G प्लस D ब्रैकेट 1 और इजिकल टू D प्लस N होगा। और ये पहला समीकरण है, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा समीकरण इन्होंने क्या निकाला? दूसरा समीकरण है dy इजिकल टू S ब्रैकेट में 1 माइनस G माइनस N अपॉन Y अपॉन 1 माइनस G, ये होगा। और ये हो गया दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण टोबिन ने स्पष्ट किए। पोर्टफोलियो चुनाव से संबंधित इन संकल्पनाओं से सरकारी ऋण का आकार मुद्रा के स्टॉक के समकक्ष होना मायने नहीं रखता। मायने कब रखता है? समीकरण 2 आय के एक भाग का या आय के एक भाग के रूप में निर्भर या आवश्यक घाटे
को सूचित करता है, अर्थात क्या होगा, आय के एक निश्चित भाग का अवशोषण घाटे के रूप में आवश्यक होगा। यहाँ ध्यान रखना है कि संपत्ति स्वामी मुद्रा एवं पूंजी के कुछ भाग को अपने पास बनाए रखेंगे, जबकि उनके द्वारा प्रतिफल प्राप्त हो रहे हों। ऐसी स्थिति में संचयी घाटे का जो आकार है वह अधिक महत्व नहीं रखता। क्यों नहीं रखता है? तो देखिए, इसके ठीक विपरीत दशा में हेरोड द्वारा वर्णित मुद्रा प्रसारिक जटिल परिस्थिति हैं और घाटे की स्थिति को अपनाए जाने से अब स्फीतिक दबावों से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा, अब यदि एक अतिरेक की नीति को अपनाया जाए तो क्या होगा, तो वह मुद्रा प्रसारिक दबावों का सामना कर सकती है। इस दशा में एक संतुलित बजट नीति पूंजी के द्वारा प्राप्त प्रतिफलों में इतनी अधिक वृद्धि कर देगी कि कोई भी अपने पास मुद्रा रखना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं रखना चाहेगा? तो देखिए इसका कारण क्या है। यदि जनता के पास मुद्रा की मात्रा बनाए रखी या बनाए रखनी है तो यह जरूरी होगा कि पूंजी की गहनता में वृद्धि की जाए तथा पूंजी के सीमांत उत्पाद में कमी की जाए। लेकिन एक उच्च पूंजी गहनता उत्पादन के सापेक्ष अधिक विनियोग की अपेक्षा रखती है। एक उच्च विनियोग अनुपात की प्राप्ति के लिए वह संसाधन जिन्हें बचतकर्ता पूंजी निर्माण हेतु उपलब्ध कराता है अवश्य ही सरकारी बजट अतिरिक्त के साथ पूरित होने चाहिए। अब देखिए, टोबिन के अनुसार क्या है, उत्पादन में पूंजी का अधिक लगान या अधिक लगना पोर्टफोलियो में भी पूंजी की अधिकता की आवश्यकता या निर्भरता रखता है। अब क्या है, यदि बचतें इतनी अधिक हों कि पूंजी गहनता में वृद्धि होने पर भी या वृद्धि होने लगे तब पूंजी पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल गिरने लगेंगे। अब जब प्रतिफल गिरने लगेंगे तो क्या होगा, तो देखिए मुद्रा पर प्रतिफल के दिए होने पर मुद्रा का जो स्टॉक है वह प्रति इकाई पूंजी को अवश्य बढ़ाएगा या अवश्य बढ़ेगा। यदि सरकार ऐसी वृद्धि को प्रतिबंधित करने में सक्षम हो तब पूंजी की गहनता प्रारंभ होना शुरू हो जाएगी या प्रारंभ होना शुरू हो सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में भी एक संतुलन की दशा, वो कौन सी होगी संतुलन की दशा, तो देखिए संतुलन की जो दशा है वह संतुलन की दशा होगी W=N। क्या होगी, W=N होने पर क्या होगा, वृद्धि की आवश्यक वांछनीय दर तथा प्राकृतिक दरें ठीक बराबर होंगी। किसके,
तो देखिए यह बराबर होंगी किसके, जी डब्लू इजिकल टू जी एन के, ये बराबर हो जाएंगे। पूंजी के गहनता का जो साम्य है वह, या साम्य का जो अंश है वह अंश कौन सा है, के, अंश क्या है, के। और जब के अंश है तो क्या होगा, देखिए वह मूल्य होगा जो समीकरण, कौन सा समीकरण है, तो समीकरण 3 में क्या है, यानी W ब्रैकेट में K डॉट R क्या है, का N क्या हो जाएगा, से साम्य कराता है। टोविन ने विस्तार से समझाया कि समीकरण 3 में W एवं Y जैसे चर K व M के फलन के रूप में पूंजी गहनता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। अब चूंकि K का एक गिरता हुआ फलन क्या है, y भी है, तो K का गिरता हुआ फलन जो y है उसमें क्या होगा, y का बढ़ता हुआ फलन m है। इससे स्पष्ट होता है कि W K के साथ गिरता है, W K के साथ बढ़ता है। प्रोफेसर टोविन ने रेखा चित्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि S1 रेखा Y संतुलित बजट D=0 बचत फलन को प्रदर्शित करती है, जहां बचत योग्य आय का एक स्थिर फलन है। यह पूंजी की वृद्धि की वांछित या आवश्यक दर यानी GW होगी। यदि M क्या होगा, शून्य हो, यदि M शून्य के बराबर हो तो W1 रेखा प्रत्येक पूंजी गहनता पर पूंजी की वृद्धि की वांछित या आवश्यक दर होगी। जबकि यह माना गया है कि मुद्रा स्टॉक पूंजी गहनता के साथ समायोजित किया गया हो तथा घाटे के व्यय द्वारा समायोजन करते हुए अनुरक्षित रहता है। वहाँ अब देखिए W1 क्या है, तो इसके लिए भी मुझे एक दूसरे रेखा चित्र का निर्माण करना है और उसे आप समझें। देखिए मेरे साथ ही रेखा चित्र का निर्माण कीजिए।
W3 W1 W2 और यह है M S1 N और WKR प्लस N यानी WKR प्लस N R डैश 1 है। ओके, आगे देखें WKR W ब्रैकेट में KR डैश 1 नेक्स्ट WKR डैश 2 और यह है SY 1 माइनस G, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी प्रोडक्ट टू कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट टू कैपिटल और यह है K, यहाँ K3 K1 और K कैपिटल इंटेंसिटी और यहाँ देखिए N नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, N नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। अब देखिए जहां क्या है WKR का N, WKR N क्या है से साम्य करता है या कराता है। तो टोबिन ने क्या किया, टोबिन ने विस्तार से समझाया कि समीकरण 3 में W एवं Y जैसे चर K व M के फलन के रूप में पूंजी गहनता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर तो हैं, लेकिन फिर क्या है या निर्भर रहते हैं। अब चूंकि K का एक गिरता हुआ फलन Y तथा बढ़ता हुआ फलन M है, तब क्या होगा, तो इससे स्पष्ट होता है कि WK के साथ हमेशा कैसा होता है, अगर WK के साथ गिरेगा तो ये गिरेगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। प्रोफेसर टोबिन ने रेखा चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि S1 जो रेखा है वह क्या करती है, रेखा Y संतुलित बजट D=0 बचत फलन को प्रदर्शित करती है। जहां बचत व्यय योग्य आय का एक स्थिर फलन है, तब क्या होगा, तो यह पूंजी की वृद्धि की वांछित या आवश्यक दर कौन सी है, आवश्यक दर हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, GW से। तो GW होगी यदि M 0 के बराबर हो, तब क्या होगा,
तो W1 जो रेखा है प्रत्येक पूंजी गहनता पर पूंजी की वृद्धि की वांछित या आवश्यक दर होगी। जबकि यह माना गया है कि मुद्रा का स्टॉक पूंजी गहनता के साथ समायोजित किया गया हो तथा घाटे के व्यय के द्वारा समायोजन करते हुए अनुरक्षित रहता है। W1 जो रेखा है, यह रेखा क्या करती है? रेखा के साथ वृद्धि की प्राकृतिक दर जो GN है वह NN का अंतर छेदन कर देती है। किसका कर देती है? जो NN रेखा है इसका W1 जो रेखा है यह अंतर छेदन कर देती है, मतलब बीच से काट देती है। जब ये अंतर छेदन कर देती है तब क्या होगा? तो अंतर छेदन साम्य पूंजी गहनता K को बताता है। तो ये क्या है? K, ये K1, ये K है और ये K1 है। K को बताता है पूंजी पर प्रतिफल का जो साम्य है वह M है और इसका सीमांत उत्पाद K1 है। यह प्रतिफल आवश्यक रूप से मुद्रा R के प्रतिफल के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्र W1 को मुद्रा के विशिष्ट प्रतिफल R1 हेतु खींचा गया है। मुद्रा के प्रतिफल को कम करते हुए R2, अब देखिए R2 यानी W ब्रैकेट में K R'2, तो R2 क्या करता है? R2 वक्र दाईं ओर, मीन्स यहाँ से ऊपर की तरफ खिसक गया, दाईं ओर क्या हो जाता है? दाईं ओर खिसक कर W2 जो रेखा है वह हो जाता है, जिससे पूंजी गहनता बढ़ती है तथा पूंजी पर प्रतिफल की साम्य दर कम होती है। अब क्या है? टोबिन के अनुसार एक वास्तविक दशा तब उत्पन्न होती है जब वस्तुओं के रूप में मुद्रा का मूल्य परिवर्तनशील होता है। इसकी परिवर्तनीयता के दो महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। और पहला परिणाम क्या निकलता है? तो देखिए, संपत्ति के मौद्रिक घटक का वास्तविक मूल्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि यह कीमत स्तर पर भी निर्भर करता है तथा मुद्रा की एक इकाई पर वास्तविक प्रतिफल सीमा होगी। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि पूंजी की गहनता में एक संतुलन विद्यमान होता है। प्रोफेसर टोबिन ने कहा कि मौद्रिक गहनता इस बात या इस संतुलन से आगे पूंजी की गहनता को नहीं ठेलेगी, क्योंकि घाटे के व्यय से पूंजी निर्माण के लिए काफ़ी कम बचतें उपलब्ध होती हैं। संतुलन की ऐसी दशा में कुल संपत्ति में मुद्रा एवं पूंजी का जो शेयर है अवश्य ही स्थिर रहेगा। इससे इनके द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिफल भी स्थिर रहेंगे। स्टॉक मुद्रा एवं पूंजी के मध्य स्थिर संबंध को बनाए रखने के लिए यह चर भी समान दर से बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में नई बचतें भी इन तीनों के मध्य इसी प्रकार इन तीनों के मध्य इसी प्रकार क्या होगा? इसी प्रकार विभाजित होकर प्रभावित होंगी, जैसे पुरानी बचतों के संदर्भ में
होता था। माना एम KWR या KR माना एम ब्रैकेट में KR प्रति इकाई पूंजी पर मुद्रा की चाही जाने वाली मात्रा है तब जब पूंजी गहनता K है तथा मुद्रा पर प्राप्त प्रतिफल R है तो यहाँ MR का एक बढ़ता हुआ फलन है क्योंकि इससे प्राप्त प्रतिफल उच्च हैं। अब यदि R को स्थिर माना जाए तो क्या होगा, तो जब R को स्थिर माना जाए तथा M को K का एक बढ़ता हुआ फलन तब K में होने वाली एक वृद्धि पूंजी के प्रतिफल को न्यून या कम कर देगी। वास्तव में K में होने वाली वृद्धि Y को कम करेगी और इसके फलस्वरूप भुगतान के जो तरीके हैं उन तरीकों के रूप में हस्तांतरण मांग भी कम हो जाएगी। टोविन ने माना कि पूंजी गहनता में परिवर्तनों के प्रतिफल प्रभाव काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। टोविन ने यह भी माना है कि W पूंजी स्टॉक की आवश्यक वृद्धि दर है तथा D विद्यमान पूंजी की प्रति इकाई पर होने वाला जो घाटा है तब MKR पर प्रति इकाई पूंजी मुद्रा की स्थिरता के लिए जरूरी होगा क्योंकि D इजिकल टू क्या होगा, D इजिकल टू MKR W हो। अगर ये होगा तो क्या होगा, तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि बचत व्यय योग्य आय का एक स्थिर अनुपात है तब आवश्यक रूप से आधारभूत समता ठीक समीकरण एक की भांति होगी। अर्थात क्या होगी, तो देखिए S इजिकल टू S और ब्रैकेट में Y ब्रैकेट में 1 माइनस G और प्लस D ब्रैकेट ऑफ इजिकल टू D प्लस W समीकरण एक के समान हो जाएगी। अब जब इसके समान हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो देखते हैं अब क्या होगा। अब होगा D इजिकल टू M ब्रैकेट में KR ब्रैकेट ऑफ W रखने पर हम क्या पाएंगे, तो देखिए हम जो पाते हैं वह होगा W ब्रैकेट में KR इजिकल टू SY ब्रैकेट में K 1 माइनस G अपॉन क्या होगा 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस S ब्रैकेट में यानी M और K R ये प्राप्त हमें हो जाएगा। जब ये प्राप्त होगा तो फिर क्या होगा, तो इसके स्वयं के प्रतिफल को ही समाहित नहीं करता बल्कि इसके वास्तविक मूल्य में परिवर्तन को भी शामिल करता है। अब देखिए यहाँ प्रश्न फिर एक और उठ जाता है और वह प्रश्न है, अब प्रश्न यह उठता है कि क्या एक साम्य संतुलन पूंजी गहनता विद्यमान है और यदि हाँ तो फिर किस प्रकार इसका निर्धारण किया जाएगा। इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में आपके समक्ष क्लियर करेंगे और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं
और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए तत्पर तैयार हूं। और मेरे जो नोट्स हैं, जैसे ही पूरे वीडियो कंप्लीट होंगे, ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध होंगे, वहाँ से इन नोट्स को निकाल के भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ, ये नोट्स IAS, IPS, PCS, नेट, BA, MA, BSc AG, MSc AG, BA ऑनर्स, MA ऑनर्स के पर्पस से और समस्त भारत के समस्त स्टेट के अंतर्गत होने वाली प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए भी मैं इन नोट्सों को तैयार करता हूं। और धन्यवाद।